नमस्कार सर। नमस्कार जयेश भाई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संदीप शाह से, जो न्यूरो सर्जन हैं और सालों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, रेडियो एलजे के स्टूडियोज़ में आपका स्वागत है। सर, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो सर दर्द, बराबर के उसके बारे में हम एज अ सर्जन आपसे राय भी लेंगे और जानेंगे भी कि किस प्रकार के सर दर्द होते हैं और क्या करना चाहिए पेशेंट्स को। तो आप हेडेक या सर दर्द को आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए जयेश भाई, सर दर्द एक ऐसी बीमारी है जो ज़िंदगी में हर आदमी, औरत या बच्चा कभी न कभी लाइफ के किसी भी स्टेज में फेस तो करता है। आप देखा जाए तो जनरली सर के अंदर दर्द होना यानी कि सर भारी हो जाना, चाहे फिर वो ब्लड प्रेशर की वजह से हो या तो फिर अपना क्लस्टर हेडेक हो या किसी को माइग्रेन का हेडेक हो जाए या किसी को चोट लगने की वजह से सर दर्द हो जाए। अच्छा, ये सामान्य कारण जिसके कहे वो क्या हो सकते हैं सर दर्द के? नॉर्मली आप देखा जाए तो लाइफ में हम देखते हैं कि बिटवीन 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज, जबकि अपने लाइफ इज़ क्राउडेड विद सो मैनी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड ड्रीम्स, तो लोगों को आजकल हेडेक कॉमन हो गया है। वर्किंग प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, किसी को माइग्रेन की बीमारी होती है, किसी को ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है, किसी को ज़्यादा टाइप 1 पर्सनालिटी हो जाती है कि मुझे इसी तरीके से काम करना है, तो क्लस्टर हेडेक भी चालू हो जाता है। और इस लाइफ की भाग दौड़ में आजकल एक्सीडेंट्स भी बढ़ गए हैं, तो सर दर्द चोट आने की वजह से भी हो सकता है। पर जैसे मैंने बताया कि सबसे जोखमी सर दर्द है, आप अभी बैठे हैं बाहर तो एटमॉस्फेयर में 42 डिग्री दिखा रहा है, तो हीट स्ट्रोक में भी सर दर्द हो जाता है। और दूसरा आता है ब्रेन स्ट्रोक, जिसके अंदर दिमाग में हेमरेज होता है और उसकी वजह से सर दर्द होता है। एज अ न्यूरो सर्जन हम उसको वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ यानी होल बोलते हैं। आदमी जब पेशेंट के तौर पे हमारे पास आता है तो हमेशा बताए कि सर, इस बार का सर दर्द पहली बार हुआ है, सर दर्द बहुत बार हुआ जिंदगी में, पर ये सर दर्द मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि दिस इज वर्स्ट हेडेक ऑफ देयर लाइफ एंड दैट इज मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग। या दोस्तों, हम डॉक्टर संदीप शाह से बात कर रहे हैं जो न्यूरो फिजिशियन है। सर, एक कॉमन मैन को, एक सामान्य आदमी है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये कॉमन सर दर्द है या स्पेशल है या कुछ डेंजरस है, वो वाला सर दर्द है, वो पता कैसे चलेगा? जैसे मैंने बताया कि एक लाइफ थ्रेटनिंग हेडेक जो वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ होता है, जो पेशेंट ने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया है, वो इतना सीवियर होता है कि जो घरगथ्थू रास्ते बताते हैं, बाम लगाना, आइस पैक लगाना या ठंडी एसी चालू करके बैठना या अपने एकांत में चले जाना, फिर भी वो दर्द में आराम नहीं होता है। कई बार उसमें गर्दन भी अकड़ जाती है या बहुत सीवियर हो तो धीरे धीरे होश भी चला जाता है, क्योंकि दिमाग की नस उसमें फटती है और हेमरेज हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल हेडेक है, मैंने बताया ऐसे हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी होता है कि जैसे माइग्रेन, आप पूछो तो 30% ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट हैव सफर्ड फ्रॉम माइग्रेन, कि जिसके अंदर एक साइड दर्द होता है, स्नायु का खिंचाव होता है, पेट में गुड़गुड़ हो जाता है या उसको उसके लिए कुछ कारण होता है जिसकी वजह से ये सर दर्द प्रेसिपिटेट होता है। कि जैसे ज़्यादा कंप्यूटर पे काम कर लिया तो विजुअल स्टिमुलेशन आ जाते हैं, किसी को इरिटेटिंग पर्सनालिटी, इरिटेटिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, या तो जो चीज़ अपने पसंद नहीं, कहीं बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, स्कूल टीचर आते बोलते स्टूडेंट्स बहुत आवाज़ करते हैं, मेरे को सर दर्द होना चालू हो जाता है। कहीं ऐसे होते हैं कि बोलते पड़ोस में बातें होती है, वो सुन के मेरे को सर दर्द हो जाता है। दिस ऑल काइंड ऑफ आर बिगिनिंग ऑफ द माइग्रेन, राइट, जो मामूली है, जिसमें आप दवाई लो ठीक हो जाता है। राइट। अच्छा सर, एक सवाल ऐसा होता है कि कब कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए, सर दर्द कौन से प्रकार का हो, और क्योंकि कई बार कॉमन जो दर्दी है उसको तो पता नहीं होता है,
तो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि सर दर्द हो, अपने को शुरुआत से धीरे धीरे सर दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे को कोई बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ की वजह से सर दर्द हो रहा है, आप बीपी की दवाई भूल गए, या आपको मैंने बताया ऐसे सब चीज़ें, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम किया, वर्किंग प्रेशर आ गया, या तो स्ट्रेस हो गया, तो ये सब माइनर हेडेक है जिसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न होता है, और वो आप रीज़न को टाइम दो तो उससे ठीक हो जाता है। तो उस चीज़ में हमने देखा है कि लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो उन्होंने समझाया होता है वो इमरजेंसी मेडिसिन्स ले लेते हैं। अगर उसके बाद भी रिलीफ नहीं होता है तो ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। आज तो हर घर में ब्लड प्रेशर मशीन आ गया है, तो बीपी आप चेक कर लो। कई बार डायबिटिक पेशेंट को शुगर कम होने से होता है, तो आप ब्लड शुगर चेक कर लो कि भाई उसकी वजह से तो सर दर्द नहीं हो रहा है, और या तो मामूली बाम लगाते हैं या ये करते हैं। ये सब माइनर हेडेक की बात है। पर जैसे मैंने बताया कि ज़िंदगी में आपने कभी महसूस नहीं किया है ऐसा सीवियर हेडेक हो रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सब चीज़ों में टाइम मत बिगाड़िए। हो सके तो ऐसी ही अस्पताल में जाइए कि जहाँ पे सिटी स्कैन हो, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, या तो एमआरआई की सुविधा हो। आजकल तो कैथ लैब भी बहुत जगह कॉमन हो गया है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन जैसे आया, डॉक्टर प्राइमरी जांच करते हैं, 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, और उनका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन करके हमको पता चल जाता है कि ये भाई वर्स्ट हेडेक है या सिंपल है। अगर वर्स्ट हेडेक है तो तुरंत हम सिटी स्कैन या एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं, जिसमें ये अपने को निष्पादित हो जाता है कि भाई इसी की वजह से हेमरेज हुआ है। राइट। दोस्तों, हम डॉक्टर संदीप शाह से बात कर रहे हैं जो न्यूरो सर्जन हैं। सर, कई बार ऐसे होता है कि दर्दी, कोई भी दर्द हो, ये कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो अपने आप पहले तो ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर दवाई लेनी है तो वो सीधे काउंटर पे जाके फिजिसिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ से वो ले लेते हैं फार्मासिस्ट के पास। ये ऐसे जो दर्दी हैं उनको, ऐसे जो बिहेवियर वाले लोग हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैंने जैसे बताया कि सर दर्द अगर सीवियर हो, आपको लग रहा है कि कुछ कारण नहीं है, जैसे आप डायबिटिक नहीं हो, हाइपरटेंसिव नहीं हो, या आपको कोई स्ट्रेस नहीं है और फिर भी दर्द हो रहा है, तो मैंने बताया ऐसी चीज़ों में टाइम, कई लोग बाम लगा के बैठते हैं। बीवी घर पे अकेली होती है, बोलते हैं शाम को हस्बैंड आएगा मैं दिखा दूंगा। वर्किंग वुमन या जो ऑफिस में काम करते हैं, मैं शाम को जाते जाते डॉक्टर को दिखा दूंगा, तब तक चलो ये बाम लगा देता हूँ या ये कर लेता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ। पर जो सीवियर हेडेक है तो उसमें मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों में टाइम नहीं बिगाड़ना चाहिए, तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर भी यदि किसी ने वो समय गंवा दिया है तो कितना डेंजरस हो सकता है? देखिए, जब तक दर्दी होश में होता है या उसको कोई लकवा नहीं पड़ता है, क्योंकि दिमाग का हेमरेज एक गंभीर समस्या है। वो हेमरेज कितना है, कौन सी नस फटी है या कितने अमाउंट में हुआ है, उस पर उसका शरीर पर असर आना मुश्किल है। कई बार माइनर हेमरेज होते हैं जिसमें हम उसको परपोटी या एन्यूरिज्म बोलते हैं, जो बलून डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल बताते हैं। तो उसमें कई बार नॉर्मल लीक होता है, एक बार स्ट्रेस आया, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हुआ, लीक हो गया और बाद में पेशेंट ठीक हो गए। तो उस चीज़ में कई बार पेशेंट 1-2 दिन तक नॉर्मल रहते हैं, अनलेस बहुत ज़्यादा नस फट गई हो या खून की जाली हो जिसमें अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हो, तो उसमें अपने को टाइम नहीं मिलता है। सही बात है। अगर होश अच्छा है, दर्दी अपनी आंखों की मूवमेंट नॉर्मल कर रहा है, जवाब दे रहा है, तो अपने को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है कि 5-6 घंटे के अंदर अपने ये सब जांच करवा ले। वैसे दर्द का नाम है बहुत कॉमन है, इसलिए उसको अक्सर ऐसे लिया जाता है कि भाई छुटमुट है, कुछ अपने आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और तुरंत कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है या आपको कुछ और परेशानी भी शारीरिक हो सकती है। सर, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपने छोटी सी तो बात की है इसमें, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन कौन से
इक्विपमेंट्स है जिससे अभी इसका इलाज हो सकता है? एज सच सर दर्द के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि आप कोई जांच करो और सर दर्द है, ऐसा नहीं। पर मैंने बताया कि सर दर्द कई चीज़ों की वजह से होता है। ऐसे सर्जन हम कॉमनली देखते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर दर्द हुआ और उसका सीटी स्कैन एमआरआई करने पर अपने को पता चलता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, किसी को हेमरेज है, किसी को दिमाग के अंदर पानी भर गया है, या किसी को ऐसे बताया परपोटी हो गया। आजकल कोविड एरा के बाद कई बार इतना सीवियर हेडेक होता है और मालूम चलता है कि ब्रेन के अंदर साइनस में थ्रोम्बोसिस हो गया है। तो ये एक नई चीज़ है कि अपने आफ्टर कोविड एरा आज यंग एज में वी आर गेटिंग मोर पेशेंट विथ स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, बोथ थ्रोम्बोटिक भी आते हैं और हेमरेजिक भी आते हैं। तो मैंने बताया ऐसे एक सिटी स्कैन आता है विच इज़ वेरी इजीली अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टाइम, और 4-5 मिनट में हो जाता है, जिसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। हालांकि प्रेग्नेंट वुमन और छोटे बच्चों में थोड़ा रेडिएशन का वो होता है जिसके लिए हम अवॉइड करते हैं। बाकी एनी पर्सन कैन गो फॉर सिटी स्कैन, और फास्ट स्कैन आ गए अभी तो 128 to 56 स्लाइस 512 साइज की पलक झपकते ही आपका दिमाग का सिटी स्कैन हो जाता है। मशीन भी अभी बड़ी गेंट्री वाले हो गए हैं, कई जगह तो स्टैंडिंग मशीन आ गए कि आपको लेटना भी नहीं पड़ता है। तो वो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। कई चीज़ों में अपने सिटी स्कैन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एमआरआई भी आया है, जिसके अंदर अपने को ये सब चीज़ें भाई गठन है कि नहीं, हेमरेज है कि नहीं, चोट आई है कि नहीं, पानी भरा है कि नहीं, या नॉर्मल वैल्यू भी कई अरसों में मान्य रखता है। कि जैसे पेशेंट सोच लिया कि मेरे को नस फटी है ब्लड प्रेशर की वजह से, पर एमआरआई कराओ या सिटी कराओ नॉर्मल आता है, तो कई बार दे हैव क्लस्टर हेडेक, टेंशन हेडेक, और अपने आप उसको गंभीर समझ लेते हैं। पर नेगेटिव वैल्यू हैज़ ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट रोल। आजकल कैथलैब में जैसे हार्ट का एंजियो होता है, ऐसे ब्रेन का एंजियो भी बहुत कॉमन हो चुका है कि हम डीएसए बोलते हैं, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, जिसमें हार्ट की तरह दिमाग की 6 नसों की हम जांच करते हैं। तो कौन सी नस कैसी है, सिकुड़ी हुई है, परपोटी है, खून की जाली है। तो दिस ऑल आर एडवांस इमेजिंग टेक्निक कि जिसकी वजह से हमको सचोट निदान मिल सकता है। दोस्तों, हम संदीप शाह से बात कर रहे हैं जो न्यूरो सर्जन हैं। सर, हेडेक कोई किसी को है और उसको वो कहीं ना कहीं अलग अलग रीज़न से उसको सर्जरी तक पहुंचना पड़ता है, वो कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़े? जैसे मैंने बताया कि कई बार आपका एक्सीडेंट हुआ हो और आपको चोट आई, उसके बाद सर दर्द होना चालू हो, 12-24 घंटे के अंदर हेमरेज बढ़ने की वजह से होता है, तो उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। कई पेशेंट को गठन निकलती है, जैसे पहले बोले अभी तो सर मेरे नाखून में भी रोग नहीं था, पिछले 1 महीने से सर दर्द हुआ, तो उसमें पता चलने पर हमें पता चलता है कि भाई ट्यूमर आया है, तो उसकी सर्जरी हो सकती है। किसी को हेमरेज की परपोटी वाला हेमरेज हुआ, खून की जाली हुई, तो उसमें ऑपरेशन आवश्यक है। कई पेशेंट में सिर्फ दिमाग के अंदर पानी भरता है, तो वो भी है। आजकल कई पेशेंट खून पतला होने की दवाइयाँ चालू रहते हैं, तो जैसे खास करके ओल्ड एज में जब ब्रेन का काफ़ी वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसकी सरफेस की वेसल माइनर इंजरी से हेमरेज कर देती है। समझे आप खाट से टकराए, नेचुरल कॉल के लिए गए, उस टाइम दीवार से टकरा गए, या तो कहीं में थोड़ा भी जर्क आया। कई बार तो ऐसा होता है कि व्हीकल में बैठे हो, इंजरी हो, फिजिकली आपको कोई चोट नहीं आई हो, पर दिमाग में हेमरेज हो जाता है। तो उसका कारण कि पेशेंट खून की पतला होने की दवाइयाँ लेते रहते हैं। राइट। तो ये सब में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। बराबर। सर, एक सवाल ऐसा होता है कि लाइफस्टाइल वो कई जो कॉमन हेडेक है उससे बचा सकती है? डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द मेन की। आज कोई भी रोग में पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो वही यही चाहता है कि साहब ऑपरेशन नहीं करना पड़े। दूसरा होता है कि साहब दवाई से ठीक हो जाएगा। उससे भी कई पेशेंट ऐसे होते हैं, साहब हमको दवाई ही नहीं लेनी पड़े, कि सर मैं दौड़ना चालू करूँगा तो सर दर्द चला जाएगा, डाइट कंट्रोल करूँगा तो सर दर्द चला जाएगा। तो जैसे मैंने माइग्रेन बताया, तो कई बार उसमें
कई चीज़ें हम खाते हैं, जैसे डार्क चॉकलेट है, साइट्रस फ्रूट है, अल्कोहल है, या कई कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो उसको प्रेसिपिटेट करती है। तो उसको अवॉइड करने से अपने अच्छा शुद्ध सात्विक आहार लो तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। व्यसन वैसे जो लोग करते हैं उनको तम्बाकू छोड़ने से, सिगरेट बंद करने से, मसाला नहीं खाने से, दारू नहीं पीने से सर दर्द कम हो जाता है। तो वो सब बहुत हानिकारक है। और दूसरा वेट गेन, जैसे पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा हो तो उसको वेट कम करना है, तो उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाएगा, शुगर रेगुलराइज हो जाएगा, तो डायबिटिक को हेडेक कम हो जाएंगे, या हाइपरटेंसिव हेडेक कम हो जाएंगे, या तो आप ज़्यादा टाइप 1 पर्सनालिटी है तो मेरे हिसाब से मेडिटेशन करना चाहिए। कि आप कोई भी चीज़ पकड़ लो, कि सुबह किसी को प्राणायाम करना है, किसी को म्यूज़िक सुनना है, किसी को मॉर्निंग वॉक करना है, कोई स्विमिंग करता है, तो ये सब चीज़ करने से आप प्रफुल्लित रहते हैं। ब्रेन बेसिकली 2-3 हॉर्मोन्स पे ही काम करता है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, एसिटाइलकोलिन है। उसका परफेक्ट बैलेंस रहेगा तो आपको आसानी रहेगी। राइट सर, फूड हैबिट्स की बात करें तो फूड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, एक्सरसाइज भी एक प्ले करता है। तो और हम जो बात कर रहे हैं वो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो जेनजी हैं, और वो अभी हमारे सुनने वाले भी हैं, उनको आप क्या एडवाइस दोगे? हमें देखा गया कि आजकल घर से टिफ़िन लाना बंद कर दिया है। बाहर जो मिला, फ्रेंच फ्राइज़ मिली, चाइनीज़ नूडल्स मिली, कोरियन नूडल्स मिली, तो ये सब खा लेते हैं। तो दिस ऑल आर विथ एडिटिव्स, जिसमें ज़्यादातर अपने उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए जो भी मसाले डाले जाते हैं, तो दिस आर ऑल मिक्सचर्स विच ऑन लॉन्ग टर्म कैन हार्म योर होल बॉडी। सब्जियां हरी खानी चाहिए। आप जितना उबली हुई सलाड्स खाओ तो अच्छा है, विदाउट एनी एडिंग मोर सॉसेस। कई बार ऐसा होता है लोग सलाड खाते हैं पर उसके ऊपर इतना उसको गार्निशिंग कर देते हैं कि जिसकी वजह से उनको पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि देन ऑल दैट एडिशन का। तो मेरे हिसाब से कि पहले हम थे कि भाई क्या खाया आपने, तो रोटी दाल चावल सब्जी खाई। आज किसी को पूछो तो बोले क्या खाया, तो बोले सुबह पिज़्ज़ा खाऊंगा, शाम को बर्गर खाऊंगा, शाम और रात को कॉफ़ी पियेंगे। तो ये लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से उनकी ओबेसिटी बढ़ने लगी, खाने की वजह से एसिडिटी भी बढ़ने लगी, और ये सब ओवरऑल बॉडी के हेल्थ पर खराब कहीं ना कहीं तो असर करता ही है। तो सर आखिर में ये बात करें कि मान लो स्वस्थ रहना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वही होता है कि भाई हम स्वस्थ रहे, तो आप वो स्वस्थ रहने के लिए कोई भी बंदे को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से WHO में व्हाट इज़ हेल्थ, तो इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल और इकोनॉमिकल और सोशल, दे कंसीडर इट इज़ अ साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल हेल्थ। ऑल हेल्थ हैव अ कंपोनेंट। तो वो चीज़ अपने को रियल लाइफ में एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो मतलब कि आप मन अच्छा तो कथरोट में गन, कि आप सब प्रफुल्लित रहोगे। शुरुआत से ही देखे तो आप मॉर्निंग से ही आपका शेड्यूल बना के रखिए, कभी ओवररन न कीजिए तो स्ट्रेस नहीं आएगा। खाना अच्छी तरह खाइए, एक्सरसाइज अच्छी तरह कीजिए, ज़्यादातर एडिक्शन से दूर रहो। और एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, ज़्यादा काम करना भी एक एडिक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये सब पीना और वो टोबैकोस ही एडिक्शन है, पर कोई भी चीज़ के लिए एडिक्टिव होना नहीं चाहिए। हद से ज़्यादा कुछ हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा मात्रा में लिया तो वो एडिक्शन ही होने वाला है। तो अपना वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहिए कि वी कॉल इट रूल ऑफ 8, कि 8 घंटे काम करो, 8 घंटे आराम करो और 8 घंटे सो जाओ। कि आप उतना टाइम दो कि 8 hours टू वर्क, 8 hours टू फैमिली एंड 8 hours टू स्लीप।
और वो 8 आवर्स उसको आपको स्क्रीन टाइम से कट करके यहाँ डालने हैं तो भी डाल देना पड़ेगा। अभी तो इतने सारे गैजेट आ गए हैं कि आप यू कैन ट्रैक एवरीथिंग। या आप कितना खाया तो ऐप में डालो, आपको पता चल जाएगा। या आप कितना काम किया, कंप्यूटर पे किया, फेसबुक पे किया, व्हाट्सएप पे किया, इंस्टा में किया, एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल। स्लीप अलार्म भी आ गए हैं कि आप कम सो रहे हो तो भी अलार्म देगा, ज़्यादा सो रहे हो तो भी अलार्म देगा। सो बट दैट हैज़ नॉट टू बी क्रॉस द लिमिट। या Yeah. और उसका अपने लिए इस्तेमाल करिए, हाँ उसका वो आपका इस्तेमाल करे वैसा नहीं होना चाहिए, हाँ, वही कि वो टेक्नोलॉजी आप पर हावी नहीं होनी होनी चाहिए। चाहिए। या या आप फिर ऐसा हो कि ये सब देखने रात को 4 बजे उठ के देखो आज मैं कितना सोया, मेरा कल का क्या है, वो नहीं होना चाहिए। या आप एक शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो। सर, आपको लगता है कि आपके भी एक्सपीरियंस ये रहा होगा कि ह्यूमर जो है वो अपनी ज़िंदगी से कहीं बाहर निकल चुका है अभी, या उसका जो प्रमाण होना चाहिए वो नहीं है, वो भी एक रीज़न है, ऐसा लगता है आपको? देखिए अभी जैसे आपने बताया ना कि लोग ज़्यादा गैजेट्स की वजह से आइसोलेटेड होने लगे। पहले ऐसा था कि आप घर से निकलो, रास्ते में 10 लोग मिले, बातें करो, दैट वाज देयर वे ऑफ सोशलाइजिंग। या अभी एवरीथिंग हैज़ बिकम स्क्रीन मोड, तो उसकी वजह से आप अकेले हो गए हो, अकेले ही सब देख रहे हो, एंड सामने वाला आप वही सुनना चाहते हो जो आपको पसंद है। देखा जाए तो एल्गोरिदम वैसा बना है। हाँ, कंपेनियन रीडिंग चालू कर दी है, कंपेनियन टॉकिंग कर दी। आजकल तो सुना है कि कंपेनियन रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं कि आप खाली बैठो और वहाँ पे आपको वहाँ से स्क्रीन आपसे साथ बातें करेगा, आप चाय पियो, कॉफ़ी पियो, खाना खाओ और निकल जाओ। तो ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा एक्सेस हो रही है कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है। हो सके तो आप टाइम दीजिए खुद को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, तो मेरे ख्याल से ये सब में से आप बाहर आ जाओगे। बहुत अच्छा सर, आपने नॉट ओनली हेडेक, सरदर्द के अलावा भी जो बहुत सारी बातें कही है, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता हैं उनको बहुत ही भाएगी, उनके लिए भी टेक होम होगा। रेडियो एलजे की ओर से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आके आपका टाइम निकाला और हमसे बात किया। थैंक यू।